क्रांत, जैसे जैसे निलॉय ने बताया, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरी मुस्लिम समाज को नहीं कहा, उन्होंने कहा जो माइग्रेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, यानी कि जो बांग्लादेश से और वहां से हटकर यहां पर असम में आकर बसे हैं, बाहर से बसे हैं, जो इंडिजिनस जो लोकल असम का मुस्लिम पॉपुलेशन है, ऊपरी असम में जो बसते हैं, उनकी बात नहीं कही। हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत साफ थे कि माइग्रेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। तो इसको कहना कि एक पर्टिकुलर समुदाय को उन्होंने जानबूझकर टारगेट किया, वो गलत है, क्योंकि आंकड़े ग्राउंड पर ये कहते हैं कि ये जो माइनॉरिटी मुस्लिम, ये जो माइग्रेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कि बांग्लादेश से निकलकर यहां पर आकर असम में आकर बसा है, उसके वहां पर जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा है, जिसकी वजह से अतिक्रमण की भी एक इशू आ रही है। और जो वहां का जो लोकल असम का इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनके बीच में ये संघर्ष होता रहता है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की जनसंख्या पर दिए गए बयान पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि असम के मुख्यमंत्री ने फिर से जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू कर दी। हिंदुत्व है गरीबों को और जो गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को दोष देना। हिमंता बिस्वा शर्मा, तथ्य यहां है, केंद्र सरकार ने खुद ही परिवार नियोजन का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमी सर्वे 2018-19 में इसे गैर जरूरी बता दिया था। दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और हिमाचल में इस समय जनसंख्या बढ़ने की दर 1% से नीचे है। आपकी सरकार को गर्भपात की बर्बर प्रथा की वजह से बढ़ रहे लिंगानुपात के बारे में चिंता करना चाहिए। ये अनुमान है कि 2036 में असम का लिंगानुपात बिगड़ जाएगा और पुरुषों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी। बुनियादी तौर पर लिंग विरोध वाली संस्कृति के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। हिमंता बिस्वा शर्मा पर ओवैसी के ट्वीट के बाद बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया। गिरिराज ने लिखा कि अगर चीन ने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया होता तो आज उसकी स्थिति किसी दूसरे दर्जे के देश से ज्यादा नहीं होती। भारत की समस्या को समझने की जरूरत है और जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। ओवैसी को सिर्फ वोट से मतलब है, देश से नहीं। ये भी जिन्ना की तरह देश तोड़ना और शासन करना चाहते हैं। अब विक्रांत हमारे साथ हैं, निलॉय भी हमारे साथ हैं। विक्रांत, देखिए, इनकी राजनीति अलग एक तरफ, लेकिन भारत की अगर जनसंख्या की बात करें, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, जनसंख्या नियंत्रण आज एक जगह एक समस्या बन के खड़ी हो गई है, क्योंकि हमारा 3% का लैंड मास है पूरी दुनिया में, लेकिन 20% की आबादी। तो हमारे देश में इसको पॉपुलेशन को एक लॉ करना, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक सही विवाद को छेड़ा है जिसकी पैरवी जो है गिरिराज सिंह चौहान, तो गिरिराज सिंह जी तो कभी से करते आ रहे हैं। आनंद, गिरिराज सिंह लगातार इस तरीके की मुहिम चलाते रहे हैं, वो लगातार अपनी बात बोलते भी रहे हैं। हालांकि जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे वही बात मैं वहीं जाने की कोशिश कर रहा था कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो बात की है वो असम के चुनाव में भी देखने को मिली थी। उस दौरान भी वो ये कहते थे कि असम के जो इंडिजिनियस मुसलमान हैं उनसे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ के कानून अच्छे से मानते हैं, जमीनों पर कब्जा नहीं किया हुआ, वो सारे लॉ ऑफ द लैंड जो राज्य के कानून है, जो केंद्र सरकार के कानून है, वो पूरी तरीके से मानते हैं। लेकिन जो घुसपैठ करके मुसलमान यहां पर आकर के बसे हैं उनसे दिक्कत है और उन्हीं को लेकर के वो पूरा अपना चुनावी जो उनका पूरा प्रचार था वो काफी आक्रामक तरीके से था। और अभी भी जो उन्होंने बात की है वो उन्होंने अपने राज्य स्पेसिफिक के बारे में की है कि राज्य में उनको क्या दिक्कत सामने आ रही है। रही बात जनसंख्या कानून की, देश के प्रति अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर कई बार ये बहस शुरू हुई है और अब चूंकि एक मुख्यमंत्री के जरिए ये बात उठाई गई है तो हो सकता है कि इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हो देश के भीतर, क्योंकि ये बात तय है कि जनसंख्या नियंत्रित अगर भारत की होती तो भारत का अपना इस समय जितना विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है उससे कहीं आगे होता। और चीन का उदाहरण जो गिरिराज सिंह बार बार देते हैं वो इसी कारण देते हैं, वो कई बार आपसी बातचीत में भी और साक्षात्कार में भी ये बोलते हैं कि अगर चीन ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण ना की होती तो उसकी हालात बहुत ही खराब होते। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये अनुमान है कि 2040 तक निलॉय भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी अगर इसी रेट पर हम चलते रहे तो एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ग्राउंड पर असम में समस्या दूसरी है। समस्या यह है कि ये जो माइग्रेंट मुस्लिम्स हैं जो आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, घुसे हैं और असम को उन्होंने अपना घर बनाया है, इनका नंबर्स इतने बढ़ रहे हैं कि इंडिजिनस ट्राइब्स और दूसरों की जमीन पर अतिक्रमण की समस्या ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ग्राउंड पर आए दिन इन समुदायों में झड़प भी ज्यादा होती है, क्राइम भी ज्यादा बढ़ रहा है।
जी देखिए, पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करें तो पॉपुलेशन जी निलॉय और विक्रांत, मैं आपसे आगे बढ़ूंगा। यहां अखाड़ा में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सियासी सरगर्मियों के बीच दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली। उसके बाद जो है अब योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं और करीब 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया कि उनसे भी अभी ये मीटिंग चल रही है। उनके सामने तीनों को, जब कल अमित शाह गृह मंत्री से मिले थे, जो गृह मंत्री अमित शाह से योगी आदित्यनाथ मिले थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और अब जेपी नड्डा से मिले हैं। उन्होंने इन तीनों को एक किताब दी है जो कि प्रवासियों पर बात करती है, उसका समाधान जो है उस पर एक किताब है जिसको कि उन्होंने तीनों नेताओं को भेंट की है। वार्ता अलग अलग लेवल्स पर है, संगठन और फिर जो नीति है, जो सत्ता है, उस पर भी बात होगी। कई सारे विषय हैं, अलग अलग लीडर्स पर अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी का प्रचंड चेहरा होंगे और वही उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के काम पर 2022 में फिर से जनता के बीच में जाएगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। अमित पांडे हमारे साथ हैं और यतेंद्र शर्मा भी हमारे साथ हैं। अमित, पहले मैं सीधा आपके ओर रुख करूंगा। आप जेपी नड्डा जी के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां कम से कम अब लगता है 1-1.25 घंटे हो गए कि इनकी मीटिंग चल रही है, इनकी भेंट चल रही है। बिल्कुल सही आनंद, 1 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जेपी नड्डा के हम मौजूद हैं। इसी घर में उनकी इसी आवास पर बैठक चल रही है और तमाम मुद्दों पर यहाँ पर जानकारी दी है। सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष को किस तरीके से पार्टी का रोड मैप होना चाहिए, नीतियाँ होनी चाहिए और साथ ही ये भी रिपोर्ट दी गई है सीएम की तरफ से कि कैसे आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में बीजेपी से और सरकार यूपी में जनता के लिए यहाँ पर काम करेगी। इस दौरान हमने एक विजुअल्स भी हमने भेजा है, उसमें यूपी सीएम ने एक किताब भेंट की है प्रवासी श्रमिकों के बारे में और वो वैसी ही किताब यहाँ पर कल भी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी भेंट की थी। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी सरकार की क्या नीति है, बहुत बड़ा मुद्दा था यह पिछले कोरोना काल के दौरान और इस बार भी कोरोना काल के दौरान। तो उससे कैसे निपट रही है यूपी सरकार, इसका पूरा खाका उन्होंने यहाँ पर दिया है। इसके अलावा कोविड के दौरान कैसे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वह आम लोगों पर पहुँच रहे हैं, लोगों के अंदर जो असंतोष की भावना आ रही है, इस असंतोष की भावना के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि विधानसभा सीट के प्रभारी हैं कैसे संवाद को कायम कर रहे हैं आम जनता से, इसका भी खाका यूपी सीएम बीजेपी अध्यक्ष को दे रहे हैं। तो कैसे मिशन बीजेपी विजन योगी के जरिए कैसे ये मुकम्मल होगा, इसका पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। चर्चा पूरी हो जा रही है और आने वाले कुछ महीनों में जो भी बीजेपी की ओर से अनाउंसमेंट होंगे, जो भी यूपी सरकार की ओर से कार्यक्रम चलाए जाएंगे, इन 2 दिन के यूपी सीएम के दौरे की छाप हमें